कोलाइडी विलयन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक रह गई थी, हार्डी-सुलजे नियम। यह नियम विशेष तौर पे ये बताता है कि किसी प्रकार का कोलाइडी विलयन हो, उसका अवक्षेपण हमें यदि कराना है तो उसके अवक्षेपण के क्या प्रोसेस होते हैं और किस प्रकार के आयन के द्वारा कोलाइडी विलयनों का अवक्षेपण होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दो नियम दिए गए हैं। हार्डी-सुलजे का पहला नियम जो है आपका हार्डी-सुलजे, ये नियम अत्यंत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ये महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि ये नियम अक्सर इस नियम को बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। इस नियम पर आधारित तमाम बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और कंपटीशन परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस नियम को ध्यान से आप समझिएगा। पहला, इसके अंतर्गत दो नियम आता है। पहला नियम ये है कि जैसे मान लीजिए कोलाइडी विलयन आपका धनावेशित है, मतलब कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी पार्टिकल्स हैं वो धनावेशित हैं, तो कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कणों को उदासीन या अवक्षेपित करने में वैद्युत अपघट्य वह आयन प्रभावी होता है जिस आयन का आवेश, ठीक है, कोलाइडी कण के आवेश के विपरीत हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए वैद्युत अपघट्य AB है, अगर ये हम कोलाइडी विलयन में इसको हम मिलाते हैं तो ये A+ और B- के रूप में वियोजित होता है। ठीक है, तो इसमें जो B ऋणायन है ये कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण को उदासीन ये B- वाला करेगा। अगर मान लीजिए कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण ऋण आवेशित हो तो इनके अवक्षेपण में जो धनायन है वैद्युत अपघट्य का वो ज़्यादा प्रभावी होगा। ठीक है, तो इसी आधार पे ये पहला नियम कहता है कि किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों के अवक्षेपण अथवा स्कंदन में वैद्युत अपघट्य का वह आयन प्रभावी होता है जिस आयन पर उपस्थित आवेश कोलाइडी कण के आवेश के विपरीत हो। ठीक है, दूसरा नियम इसका ये है कि आयनों का जो स्कंदन प्रभाव है, ठीक है, आयनों का स्कंदन प्रभाव उनके आवेशों का परिमाण बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए कोई धनावेशित कोलाइडी कण है तो ये ऋण आवेशक के द्वारा जो है अवक्षेपित होगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसे मान लीजिए ये तमाम ऋण आवेश दिए, क्लोराइड आयन है, सल्फेट आयन है, फास्फेट आयन है, ठीक है, और ये 3 प्रकार के आयन हैं। अब पूछा जाए ये कोलाइडी धनावेशित कोलाइडी कण के अवक्षेपण में इन तीनों में कौन सा आयन प्रभावी होगा, तो ये फास्फेट आयन ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि इस पर जो आवेश हैं उनकी संख्या 3 है, सबसे ज़्यादा है। उससे कम कौन होगा? ये सल्फेट आयन होगा। उससे कम कौन होगा? क्लोराइड आयन होगा। तो इस तरीके से जो आयनों का स्कंदन प्रभाव है, मतलब वैद्युत अपघट्य के आयनों का स्कंदन प्रभाव, उनकी संयोजकता बढ़ने के साथ साथ क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो ये दोनों नियम पर आधारित, खास तौर से दूसरे नियम पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ दिया आर्सेनियस सल्फाइड, ठीक है, AS2S3 ये कोलाइडी कण ऋण आवेशित होता है सल्फाइड आयनों के द्वारा। ठीक है, ऋण आवेशित होता है क्योंकि इस पर सल्फाइड आयनों की प्राइमरी लेयर बन जाती है और ये ऋण आवेशित हो जाता है पार्टिकल। अब इसके अवक्षेपण में कौन आयन प्रभावी होगा? धन आयन प्रभावी होगा। अब आपको 4 विकल्प दे दिए जाएं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पोटेशियम आयन दिया, ठीक है, बेरियम आयन दे दिया, ठीक है, एल्यूमिनियम आयन दे दिया, ठीक है, और स्टैनिक आयन दे दिया। सॉरी, ये आपका एल्यूमिनियम पे 3 धन आयन होता है और स्टैनिक आयन दे दिया 4+4। ठीक है, अब इन चारों में कौन सा आयन आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी कण को तेज़ी से अवक्षेपित करेगा? तो ये स्टैनिक आयन ज़्यादा तेज़ी से अवक्षेपित करेगा। कभी कभी ये क्या करते हैं, परीक्षाओं में आयन न दे करके साल्ट दे देता है डायरेक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल है FeOH का थ्राइस। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कोलाइडी कण होता है ये धन आवेशित होता है फेरिक आयनों के कारण। इस पर जो है फेरिक आयनों की
प्राइमरी लेयर बनी होती है, जिसके कारण ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जो कोलाइडल पार्टिकल होता है ये धनावेशित होता है। अब इसके अवक्षेपण में कौन सा आयन प्रभावी होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका पहला दे दिया साल्ट के रूप में NaCl, ठीक है, और HBaSO4 दे दिया, ठीक है, बेरियम सल्फेट दे दिया, ठीक है। और इसी तरीके से और भी मान लीजिए ट्राईवैलेंट रेडायन सोडियम फास्फेट Na3PO4, ठीक है, सोडियम फास्फेट दे दिया। तो इस तरीके से 3 तरीके के साल्ट दिए हैं। अब इन तीनों में कौन सा साल्ट इसको तेज़ी से अवक्षेपित करेगा यानी स्कंदित करेगा। तो साल्ट जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करते हैं, वैद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। तो वैद्युत अपघट्य का मतलब ये हुआ कि इन साल्ट को जब आप जल में घोलेंगे तो क्लोरीन क्लोराइड आयन के रूप में, सल्फेट सल्फेट आयन के रूप में, फास्फेट जो है ये फास्फेट रेड आयन के रूप में बाहर निकलेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं कि जो फास्फेट आयन है इस पे सबसे ज़्यादा ऋणावेश है, इसके कारण ये साल्ट जो होगा फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेपण में ज़्यादा प्रभावी होगा, ठीक है। तो ये रहा हार्डी-सुलजे का नियम। अब आपका सरफेस केमिस्ट्री पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सीरीज लेकर हम आपके सामने आए हुए हैं। इनको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा सही विकल्प बताने की, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति क्या होती है। बहुपर्तीय होती है, ठीक है, या उत्क्रमणीय होती है, या अत्यधिक विशिष्ट होती है, या अविशिष्ट होती है। तो अधिशोषण की घटना 2 प्रकार की मैंने बताया था, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो जो रासायनिक अधिशोषण की घटना होती है वो एकल परतीय होती है, जबकि भौतिक अधिशोषण की घटना बहुपर्तीय होती है। तो इस कारण ये पहला विकल्प तो नहीं होगा, ठीक है। उत्क्रमणीय जो घटना होती है अधिशोषण की, उत्क्रमणीय घटना जिसमें अधिशोषण भी होता है और विशोषण भी होता है, मतलब पृष्ठ से जा कर के एडजॉर्बेट के पार्टिकल जुड़ते भी हैं और जुड़े हुए पार्टिकल पृष्ठ को छोड़ करके निकलते भी हैं। तो ये उत्क्रमणीय क्रिया जो होती है ये भौतिक अधिशोषण में होता है, लेकिन यहाँ चूँकि बात की जा रही है रासायनिक अधिशोषण की, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अविशिष्ट तो नहीं होगा, इस कारण जो रासायनिक अधिशोषण की घटना एक विशिष्ट प्रोसेस होता है, इस कारण इसका जो विकल्प होगा वो सी वाला सही होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि ऋणात्मक उत्प्रेरक निम्न कार्य संपादित करता है। क्या करता है? सक्रिय माध्यमिक को अभिक्रिया से निष्कासित करना। दूसरा ऑप्शन है श्रृंखला अभिक्रिया को समाप्त करना। तीसरा है उपरोक्त दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब देखिए इसमें करता क्या है, जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया की गति को मंद करते हैं। किस तरीके से मंद करते हैं? तो अभिक्रिया में जो रिएक्शन कैरियर होते हैं, ठीक है, मतलब श्रृंखला अभिक्रिया जो होता है उसको अधिक से अधिक मात्रा में उसको अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक मात्रा में भी अवशोषित कर सकते हैं और उसकी पूरी मात्रा भी वो अवशोषित कर सकते हैं। तो इस कारण इसका जो दूसरा ऑप्शन होगा ये सही होगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रहा है। देखिए यहाँ पे ये दे रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ रासायनिक अधिशोषण समदाबी को निरूपित करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो ये विकल्प तीसरा है, ठीक ना, इसमें जो टेम्परेचर देखो, ये जो वाई एक्सिस है ये अधिशोषण की घटना को दिखा रहा है और ये जो एक्स एक्सिस है ये टेम्परेचर को बता रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम निम्न ताप पे अभी हैं तो अधिशोषण की जो घटना है वो भी अभी काफ़ी कम है, लेकिन टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे टेम्परेचर, वैसे वैसे जो अधिशोषण है वो भी तेज़ी से क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन टेम्परेचर के एक निश्चित मान के बाद, ठीक है, एक निश्चित मान के बाद जब हम टेम्परेचर आगे प्रोसीड कराते हैं तो घटना अधिशोषण के जगह पे विशोषण की होने लगती है।
मतलब अधिशोषित न होकर के, बल्कि जो अधिशोषित हुए पार्टिकल हैं वो पृष्ठ को छोड़ करके हटने लगते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस है विशोषण की चलने लगती है, इस कारण ये ग्राफ नीचे की तरफ आने लगता है। इस कारण ये जो तीसरा ऑप्शन है इसका सी वाला ये सही है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि वायुमंडल में उपस्थित विषैली गैसों से रक्षा करने के लिए प्रयुक्त गैस मास्क निम्न में किस सिद्धांत का उपयोग करते हैं। देखिए, मतलब हम वायुमंडल के धूल और प्रदूषण से बचने के लिए जो मास्क लगाते हैं वो मास्क कौन से प्रोसेस के द्वारा हमारी सुरक्षा करते हैं। अधिशोषण है, दूसरा अवशोषण है, तीसरा शोषण है, चौथा विशोषण दे रहा है। तो इसमें धूल के कणों का कपड़ों के पृष्ठ पर आकर के बैठना, ये घटना क्या कहलाती है, अधिशोषण। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन जब पूछता है तो बच्चे करते क्या हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये समझ करके और सही कथन वाले को ट्रिक कर लेते हैं, जबकि घर पे आने के बाद पता चलता है कि इसमें नहीं पूछा था। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। इसमें पहला है कि भौतिक अधिशोषण में वान डेर वाल्स बल निहित होते हैं, ये तो सही है। दूसरा, उच्च ताप तथा कम दाब पर भौतिक अधिशोषण कम हो जाता है। ठीक है, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, ये भी सही है। रासायनिक अधिशोषण में निहित अधिशोषण ऊर्जा का मान भौतिक अधिशोषण ऊर्जा से कम होता है, ये गलत है। क्योंकि भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोषण ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, वो 40 किलो जूल प्रति मोल होती है। ठीक है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में यही ऊर्जा 400 किलो जूल प्रति मोल की हो जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये चौथा ऑप्शन इसका क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, एक गैस की किसी ठोस सतह पर अधिशोषण के लिए log x/m तथा log p के मध्य अनुरेखित वक्र की प्रवणता निम्न के बराबर होती है। तो देखिए, एक इसमें था log, ये समीकरण आपका था x/m इक्वल टू k इंटू पी के पावर 1/n। इसमें आप जब log लिए थे तो log क्या हुआ था, log x/m इज इक्वल टू 1/n log p, ठीक है, प्लस log k। ठीक है, अब इसमें देखो, इस समीकरण की तुलना आपने किया था y बराबर mx प्लस सी से। तो mx प्लस सी से जब तुलना किया गया था तो 1/n किसके बराबर हुआ, यम के। और यम ही क्या होती है, रेखा की प्रवणता होती है। तो यन क्या होता है, स्मॉल यन एक पूर्णांक अंक होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो 1/n यानी ये प्रवणता है। जो रेखा आप ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस रेखा की जो प्रवणता है ये थीटा, ये किसके बराबर होती है, 1/n के। ठीक है, अब नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। देखिए, सोडियम क्लोराइड ये क्रिस्टलाइड होता है, जल में घुलकर वास्तविक विलयन बनाएगा। ग्लूकोज भी पूरी तरह जल में घुल करके समांगी मिश्रण विलयन बनाता है, मतलब वो भी आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है। ठीक है, स्टार्च और बेरियम नाइट्रेट, तो बेरियम नाइट्रेट एक साल्ट है, ये भी पूरी तरह जल में घुल करके समांगी मिश्रण बनाता है, समांगी विलयन का निर्माण करता है। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक वास्तविक विलयन बनाएगा। लेकिन स्टार्च के जो मॉलिक्यूल होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल के रेंज में इनके मॉलिक्यूल्स बिलोंग करते हैं, जिसके कारण स्टार्च का बना हुआ जो विलयन होता है वो आपका कोलाइडी विलयन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किसके द्वारा कोलाइडी विलयनों का शोधन नहीं किया जा सकता है। तो कोलाइडी विलयनों के शोधन की कुछ विधियां आपको बताई गई थी, जैसे अपोहन था, डायलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोडायलिसिस था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था। ये 3 विधियां आपको बताई गई थी। इसमें देखिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रो डायलिसिस भी दिया है, डायलिसिस। तो ये तीनों विधियों द्वारा तो हम शोधन करते हैं, लेकिन वैद्युत कण संचलन ये प्रोसेस, ये जो प्रॉपर्टी है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। इसके द्वारा शोधन की घटना, शोधन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे 9वां क्वेश्चन दिया है,
ब्राउनियन गति का कारण है, ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो ब्राउनियन गति का कारण हमने आपको बताया था कि जो कोलाइडल कण पार्टिकल होते हैं, ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं, वो परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के ऊपर अधिशोषित होते हैं और परिक्षेपण माध्यम के कणों की उछाल के कारण उनको गति प्राप्त होती है और वो एक दूसरे से टकराते हैं और ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं। तो इसमें देखो पहला दिया है द्रव प्रावस्था में ताप का उतार चढ़ाव, ये आपका गलत होगा। दूसरा, कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेशों के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, ये भी गलत है। आकर्षण तो होता ही नहीं है क्योंकि समान आवेश होने के कारण सिर्फ प्रतिकर्षण ही कार्य करेगा। संवहन धाराएं भी नहीं होंगी इसमें। लेकिन तीसरा ऑप्शन जो दिखा रहा है कि कोलाइडी कणों पर परिक्षिप्त माध्यम के अणुओं का प्रहार, मतलब कोलिजन्स ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल्स ऑन द कोलाइडल पार्टिकल विल एराइज द ब्राउनियन मोशन, ठीक है, ये आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है आपका, पेप्टाइजेशन प्रोसेस क्या है, ठीक है, कोलाइडी कणों का अवक्षेपण है कि कोलाइडी कणों का शोधन है। पेप्टाइजेशन में क्या होता है कि हम किसी ताजे अवक्षेपित पदार्थ के अवक्षेप से दोबारा कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। तो इसमें कोलाइडी विलयनों का अवक्षेपण ये आपका गलत होगा। कोलाइडी कणों का शोधन ये भी गलत है। अवक्षेप का कोलाइडी अवस्था में परिक्षेपण, मतलब अवक्षेपित पदार्थ का दोबारा कोलाइडी विलयन बनाना, ये प्रोसेस आपका तीसरा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न किस अभिक्रिया द्वारा कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है? तो कोलाइडी विलयन प्राप्त करने में आप देखिए इसमें सब में इसमें क्यूप्रिक क्लोराइड साल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, इसमें क्यूप्रस क्लोराइड भी साल्ट है, लेकिन इसमें आप देखिए तो सल्फर सॉल्ट का निर्माण हो रहा है। तो इसमें जो दूसरी प्रोसेस है ये कोलाइडी विलयन के निर्माण की एक रासायनिक विधि है, ये दूसरा सही होगा इसका। नेक्स्ट कि आर्सेनियस सल्फाइड AH2S3 सॉल पर आवेश निम्न में किसके अधिशोषण के कारण होता है? तो आर्सेनियस सल्फाइड का जो कोलाइडी कण होता है ये ऋणावेशित होता है, और ऋणावेशित किसके कारण होता है? सल्फाइड आयनों के कारण होता है। क्यों सल्फाइड आयन ही इसके पृष्ठ पर आते हैं? तो स्पष्ट हमने इस चीज़ को बताया था कि कोलाइडी कण जो होते हैं वो अपने विलयन से उन आयनों को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित कराने की प्रवृत्ति रखते हैं जो इस कोलाइडी कण के किसी एक आयन से मिलता जुलता हो। जैसे इसमें सल्फर आप देखिए सल्फाइड आयन के रूप में उपस्थित है, तो ये आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडी कण विलयन से सल्फाइड आयनों को ही अपने पृष्ठ पर अधिशोषित कराएगा, और अधिशोषित करा करके ये क्या हो जाएगा? ऋणावेशित कण हो जाएगा। मतलब इसका जो डी वाला ऑप्शन है ये क्या होगा? सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, एक सॉल को निम्न में किस विधि के द्वारा नष्ट किया जा सकता है? मतलब सॉल का मतलब कोलाइडी विलयन ही है। किस विधि के द्वारा किसी कोलाइडी विलयनों को नष्ट करने का मतलब हुआ अवक्षेपित करना, ठीक है। तो संघनन तो होगा नहीं, ठीक है। पेप्टाइजेशन के द्वारा तो आप बनाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को, लेकिन वैद्युत अपघट्य को मिलाने से कोलाइडी विलयनों का क्या हो जाता है? अवक्षेपण हो जाता है, और जहाँ ही अवक्षेपण की क्रिया होगी कोलाइडल सॉल्यूशन का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? ठीक है, तो कोहरा जो होता है वो आपका द्रव में परिक्षिप्त गैस में परिक्षिप्त द्रव के कण, ठीक है। गैस परिक्षेपण माध्यम होता है, और जो जल के पार्टिकल्स होते हैं वो परिक्षिप्त प्रावस्था में गैस, वायुमंडलीय गैस जो वातावरणीय गैस होता है उसमें ये मिले हुए होते हैं। तो कोहरा जो होता है वो गैस में परिक्षिप्त द्रव के पार्टिकल, ठीक है, इस प्रकार का एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल तंत्र होता है। नेक्स्ट, सॉल के कणों द्वारा प्रदर्शित ब्राउनियन गति किस प्रकार का गुण है? तो ब्राउनियन गति जो होता है वो हम एक काइनेटिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब गतिक प्रॉपर्टी होती है, गतिशीलता उसमें देखने को मिलती है। तो एक गतिज गुण ही प्रदर्शित करेगा ब्राउनियन मोशन। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है कि द्रव स्नेही सॉल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? देखो बड़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। पृष्ठ तनाव जो आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो, सरफेस टेंशन T बराबर F/L, ठीक है, या इसको हम W/A के द्वारा भी इसको फार्मूलेट करते हैं, T बराबर F/L या फिर W/A। तो सरफेस टेंशन जो होता है उसके बारे में एक विशेष बात आप जान लीजिए कि किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव
अगर उस द्रव में हम कोई दूसरा पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है, तो दूसरा पदार्थ अगर उस द्रव में पूर्ण रूप से मिल जाए और मिलकर एक समांगी मिश्रण बना देता है, तो वो मिलाया हुआ पदार्थ के कारण, उस मिलाए हुए पदार्थ के कारण उस द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। मतलब जो पदार्थ द्रव में पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, पूर्ण रूप से मिल करके एक समांगी विलयन बना लेते हैं, तो ऐसे पदार्थ द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ाते हैं। लेकिन जो पदार्थ आंशिक रूप से घुलते हैं, पूर्ण रूप से नहीं घुल पाते हैं, उनके कारण जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है। जैसे चीनी को पानी में मिलाइए तो बना हुआ जो सोल्यूशन होगा उसका पृष्ठ तनाव अधिक हो जाएगा। नमक को पानी में मिलाइए, वो भी पूर्ण रूप से घुल जाएगा, पृष्ठ तनाव उसका भी अधिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप आयल को पानी में मिलाइए, नहीं मिलेगा, पृष्ठ तनाव वो घटा देगा। डिटर्जेंट या कोई सर्फेक्टेंट आप मिला दो जल में, वो भी पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, आंशिक रूप से ही वो घुल पाता है, इस कारण वो भी क्या करेगा, सरफेस टेंशन को घटाएगा। तो द्रव स्नेही पदार्थ तो जल में घुलते हैं, मगर चूंकि सॉल है, सॉल का मतलब कोलाइडल सोल्यूशन है, तो स्वाभाविक है कि वो हेट्रोजीनियस नेचर का होगा, विषमांगी प्रकृति का होगा। मतलब वो जो भी घुलता है वो आंशिक रूप से घुलेगा, द्रव स्नेही पदार्थ। तो इस कारण द्रव स्नेही साल का जो पीएच ये पृष्ठ तनाव होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। किससे कम हो जाएगा, वाटर से कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, पायस में परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों होते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम होता है दोनों। अच्छा देखो, पायस मतलब इमल्सन, अभी जल्दी इस टॉपिक को मैंने बताया था कि इमल्सन एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसका परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में होते हैं, लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है, दोनों लिक्विड अवस्था होती है, ये सही होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह कोलाइडल तंत्र जिसमें एक गैस किसी द्रव में परिक्षिप्त होकर बुलबुले बनाती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे देखो, चार ऑप्शन दिया, एक फोम है, सॉल है, एरोसॉल है, पायस है। तो सॉल का मतलब इसका सामान्य अर्थ कोलाइडल विलयन से ये लिया जाता है कि ठोस का द्रव में विलयन। ठीक है। एरोसॉल का मतलब हुआ किसी द्रव का या ठोस का वायु में बना हुआ विलयन, एरोसॉल होता है। पायस का मतलब इमल्सन, द्रव का द्रव में बना हुआ। लेकिन जो फोम होता है, ठीक है, किसी द्रव का गैस में बना हुआ जो विलयन होता है वो फोम का उदाहरण होता है। तो ये ऑप्शन ए वाला सही है, बाकी ये तीनों ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ, कॉड लिवर आयल तेल है। ठीक है, कॉड लिवर आयल तेल है, लिखा है। यह तेल में इसका उदाहरण किस प्रकार का, ये उदाहरण है, कॉड लिवर आयल किस प्रकार का उदाहरण है। तो आयल में परिक्षिप्त वाटर, यानी वाटर इन आयल, ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। वाटर इन आयल टाइप का ये सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट को कौन नहीं दर्शाता है। तो देखो, पहला ऑप्शन है पायस है, दूसरा ब्लड है, तीसरा दूध है, चौथा है चीनी का विलयन। ठीक है, तो इसमें जो पायस है वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ब्लड हमारा नेचुरल कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जो मिल्क होता है वो आयल इन वाटर टाइप का एक हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इमल्सन के अंतर्गत आता है ये। लेकिन जो चीनी का विलयन होता है ये पूर्ण रूप से घुल करके एक वास्तविक विलयन बना लेता है। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता। इस कारण चीनी के विलयन में टिंडल प्रभाव की घटना देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। CMC क्रांतिक मिशेल सांद्रता पर सतह सक्रिय अणु निम्न प्रक्रिया दर्शाते हैं। कौन कौन सा, संगुणन दिखा रहा है, एकत्रीकरण दिखा रहा है, मिशेल निर्माण, उपरोक्त सभी। मतलब इस CMC का मतलब ही होता है क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब CMC एक ऐसी अवस्था होती है जिस पर किसी द्रव में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, वो एसोसिएशन की भी घटना दिखाते हैं, एग्रीगेशन मतलब एकत्रीकरण की भी घटना दिखाते हैं, मिशेल का निर्माण भी कर लेते हैं। मतलब इसका जो डी ऑप्शन होगा, चारों ऑप्शन ये चारों इसके सही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, द्रव विरोधी साल की तुलना में द्रव स्नेही साल अधिक अस्थायी होते हैं, क्यों।
अधिक अस्थायित्व का कारण होता है कि कोलाइडी द्रव विरोधी साल की तुलना में द्रव स्नेही साल का अधिक अस्थायी होना। इसका कारण 4 ऑप्शन दिया है। पहला, कोलाइडी कणों पर धनावेश होता है, ठीक है। दूसरा है कोलाइडी कणों पर कोई आवेश नहीं होता है। तीसरा, कोलाइडी कण सॉल्वेटेड मतलब द्रव योजित होते हैं। चौथा है कि कोलाइडी कणों की ऋणावेश होने के कारण उनके मध्य प्रबल प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इसमें देखो कोलाइडी कणों पे धनावेश होता है, ये गलत, ठीक है। ये आवेश की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन अधिक अस्थायी क्यों होते हैं द्रव विरोधी विलयनों की अपेक्षा। तो इसका रीजन यही है कि जो द्रव स्नेही के कोलाइडी कण होते हैं वो द्रव योजित होते हैं, मतलब परिक्षेपण माध्यम के द्रव के साथ वो पूरी तरह जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण द्रव स्नेही कोलाइडी कणों के चारों तरफ परिक्षेपण माध्यम के अणुओं की एक परत सी बन जाती है, जिसके कारण कोई भी वैद्युत अपघट्य का विपरीत आयन कोलाइडल पार्टिकल के संपर्क में नहीं आ पाता है और उनका अवक्षेपण नहीं हो पाता है, जिसके कारण द्रव स्नेही साल जो होते हैं वो अधिक अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे रहा है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट के फ्लक्कुलेशन मतलब अवक्षेपण के लिए निम्न में कौन सा आयन कम प्रभावी होगा। कम प्रभावी में मतलब देखो, फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो साल होता है वो धनावेशित होता है। अब इसके अवक्षेपण में कौन सा आयन सबसे कम प्रभावी होगा। तो कम प्रभावी का मतलब ये हुआ कि इसमें देखो, इससे आपका कौन सा बनेगा, फेरोसाइनाइड आयन बनेगा। इससे आपका क्रोमेट आयन बनेगा, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr, और पोटेशियम क्रोमेट है तो ये आपका क्रोमेट आयन यहाँ से प्राप्त हो रहा है। यहाँ से आपका सल्फेट आयन बन रहा है जिसपे 2 ऋणावेश हैं, लेकिन इससे ब्रोमाइड आयन जिसपे सिर्फ 1 ऋणावेश है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो पोटेशियम ब्रोमाइड होगा ये सबसे कम प्रभावी होगा और सबसे अधिक प्रभावी ये होगा, ठीक है। पोटेशियम फेरिसाइनाइड K3FeCN6 ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा और पोटेशियम ब्रोमाइड ये सबसे कम प्रभावी होगा। नेक्स्ट, विभिन्न विधियों के द्वारा प्राप्त गोल्ड के कोलाइडी कण के रंग भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसका कारण क्या क्या है, मतलब कोलाइडी गोल्ड का जो कोलाइडी विलयन होता है अलग अलग विधियों से यदि हम बनाते हैं तो उसके रंग अलग अलग होते हैं। क्यों, तो इसका पहला कारण दे रहा है गोल्ड की परिवर्तनीय संयोजकता। तो ऐसा नहीं होता है, गोल्ड जो होता है उसकी वैलेंसी परिवर्तनीय नहीं होती। दूसरा, गोल्ड कणों की विभिन्न सांद्रता, ये भी नहीं होगा। विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ, ये भी कारण नहीं बनती हैं। कोलाइडी कणों के विभिन्न व्यास, हाँ ये इसका मुख्य कारण है, क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार जो होता है वो रंगों के अलग अलग रंगों का कारण बनता है। चूँकि वास्तविक विलयन में कणों की साइज अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वो प्रकाशित नहीं हो पाते हैं, नज़र नहीं आते हैं। लेकिन जैसे जैसे कणों की साइज बढ़ती जाती है वो प्रकाश प्रकीर्णन की घटना दिखाने लगते हैं और विभिन्न प्रकार के कलर्स भी आपको नज़र आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कोलाइडी कणों के विभिन्न व्यास ही इसका महत्वपूर्ण रीजन होगा, ठीक है। मतलब चौथा ऑप्शन इसका सही है। जियोलाइट की उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशीलता का वर्णनात्मक आधार क्या है। तो जियोलाइट, उनके छिद्रों का आकार ये भी सही है। सतह पर गुहिकाओं यानी कैविटीज़ का आकार ये भी सही है, क्योंकि विशेष आकार की कैविटीज़ बनी होती है जिस पर विशेष आकार के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जाकर के एडजॉर्ब होते हैं और एडजॉर्ब होने के बाद वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकअप होते हैं, टूटते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सी, मतलब इसका जो विकल्प सी दिया है ए और बी दोनों, ये दोनों विकल्प इसका सही होगा। 26वां क्वेश्चन है कि एक उत्प्रेरक के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें पहला ऑप्शन उत्प्रेरक के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, पहला विकल्प है कि अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है, ये तो सही है। उत्प्रेरक एक अभिक्रिया को त्वरित करता है, मतलब गति को परिवर्तित करता है, ये भी सही है। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक साम्य स्थिति को परिवर्तित कर देता है, तो ये आपका गलत है।
साम्यावस्था को उत्प्रेरक कभी परिवर्तित नहीं कर पाता है, क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अगर हम उत्प्रेरक लगाते हैं तो जिस गति से अभिक्रिया अग्र दिशा में बढ़ेगी उसी गति से अभिक्रिया विपरीत दिशा में भी आएगी। मतलब कि साम्य स्थिरांक जो होगा उसका वो कांस्टेंट बना रहेगा, तो साम्य को परिवर्तित नहीं करती है। नेक्स्ट अब आइए देखिए, तो हाँ क्वेश्चन नंबर 27 है इसका। देखिए, अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त हैबर विधि में कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? तो इस तो क्लियर है, आप लोग जान रहे हो, आयरन और मॉलिब्डेनम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। निम्न में से किस प्रक्रम में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं किया जाता? तो हैबर विधि में तो उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। ओस्टवाल्ड विधि में भी आप देखे होंगे प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक एसिड के निर्माण में। संपर्क विधि में भी नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, प्लेटिनम भी प्रयुक्त होता है। और थर्माइट प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा धातुओं का शोधन या फिर अन्य धातुओं की वेल्डिंग करने के लिए धातुओं को मेल्ट करा करके वेल्डिंग कराया जाता है थर्माइट उच्च ताप की सहायता से। उच्च ताप की मदद से या उच्च ताप के द्वारा धातुओं को पिघला करके अन्य धातुओं की वेल्डिंग करने में ये प्रोसेस प्रयुक्त होता है, जिसमें कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही होगा। निम्न में कौन आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण को प्रदर्शित करता है? पहला निकिल, तो निकिल गलत है क्योंकि ये आपका कैटलिस्ट है। लिंडलार उत्प्रेरक भी नहीं होगा। प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस से भी ऑप्शन गलत है। जेडियसम 5 एक जियोलाइट है जो आकृति वर्णात्मकता को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जियोलाइट्स का पूछा है यहाँ सूत्र क्या होता है? तो जियोलाइट्स जो होते हैं एल्यूमिना और सिलिका, ठीक है, इन दोनों का मिश्रण एक होता है, एल्यूमिनो सिलिकेट के रूप में इसको जाना जाता है। और इनका सामान्य सूत्र ये ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये आपका सही है, ठीक है। और ए वाला भी ऑप्शन इसका सही है क्योंकि ये सरंध्र युक्त एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं, ये भी आपका जियोलाइट के संदर्भ में सही बात कही जा रही है। और इनके सरंध्र का आकार 260 pm से 740 pm होता है, ये भी सही है। मतलब ये तीनों ऑप्शन जियोलाइट के संबंध में जो दिए गए हैं वो सही हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 0.025 मतलब 0.0250 ग्राम स्टार्च की उपस्थिति में 10 ml गोल्ड साल के 1 ml 10% NaCl विलयन मिलाने पर स्कंदन ठीक रुक जाता है। तो स्टार्च की गोल्ड नंबर क्या होगी? तो गोल्ड नंबर जो होता है वो मिलीग्राम में होता है और स्टार्च की मात्रा ग्राम में दी है, आप मिलीग्राम में चेंज कर सकते हो। इसमें किससे आप गुणा करना होगा? इसमें आप 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम? 1000 मिलीग्राम। इससे आप इसमें गुणा कर दो, पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपका आ जाएगा 25 मिलीग्राम और ये आपका हो जाएगा स्टार्च का गोल्ड नंबर, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी दिया है वो सही होगा इसका। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी आयन की स्कंदन क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो आयन की स्कंदन क्षमता अभी आपको इस वीडियो में शुरू में ही हमने हार्डी-सुलजे रूल बताया था। जो दूसरा पॉइंट था कि हार्डी-सुलजे नियम के अनुसार जो स्कंदन क्षमता होती है वो आवेश और परिमाण, आवेश मतलब विपरीत आवेश होना चाहिए और उन आवेशों की मात्रा यानी परिमाण जितना अधिक होगा स्कंदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। जिलेटिन का उपयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, क्यों? क्योंकि जिलेटिन बहुत ही अच्छा एक आपका प्रोटेक्टिव कोलाइड होता है जिसका यूज जो है किया जाता है। इसका देखिए ऑप्शन नंबर जो दिया है इसमें पहला कि कोलाइडिस साल के निर्माण को रोकती है, तो ये आपका गलत ऑप्शन होगा। सुगंध में वृद्धि, सुगंध के लिए कोई इसका वजह नहीं होता है जिलेटिन का। और तीसरा ऑप्शन दिया है कि क्रिस्टलीकरण को रोककर मिश्रण के अस्थायित्व में वृद्धि करती है, तो ये पॉइंट सी वाला इसका सही है। जिलेटिन का कार्य ही होता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन को अस्थायित्व प्रदान करना और अस्थायित्व प्रदान करके क्रिस्टलीकरण को भी ये पूरी तरह रोकती है। 34वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन द्रव स्नेही कोलाइड है?
तो द्रव स्नेही कोलाइड में पहला ऑप्शन है दूध, गोंद, कोहरा, रक्त। तो दूध जो है आपका नहीं होगा द्रव स्नेही, और कोहरा भी नहीं होगा, ब्लड भी नहीं होगा, ये नेचुरल कोलाइड्स होते हैं। लेकिन गोंद जो होता है ये बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत आते हैं जो द्रव स्नेही कोलाइडों का ये निर्माण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक कोलाइड को क्रिस्टलाइड से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कोलाइड को क्रिस्टलाइड से अलग करने की प्रक्रिया अति सूक्ष्म छनन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये सही है। ठीक है। और इसमें आपको मैंने बताया था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फिल्टर पेपर, जो साधारण फिल्टर पेपर होते हैं, उनसे कोलाइडल पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उन छिद्रों को अत्यंत और सूक्ष्म करने के लिए उसको फार्मेल्डिहाइड या कोलोडियान से अभिकृत करा देते हैं, जिससे उनके छिद्रों की साइज 50 एंगस्ट्रॉम से छोटी हो जाती है और कोलाइडल पार्टिकल उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। केवल जो क्रिस्टलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वही बाहर ही निकल पाते हैं। तो इस कारण इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, आर्सेनियस सल्फाइड की कोलाइडी विलयन की स्कंदन के लिए सबसे प्रभावी वैद्युत अपघट्य कौन होगा? तो देखो, आर्सेनियस सल्फाइड, अभी इसकी चर्चा हुई थी। आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडी कण ये ऋणावेशित होता है सल्फाइड आयनों के द्वारा। अब इन चारों विकल्पों जो 4 साल्ट दिए हैं ये धनायन के द्वारा ही स्कंदित होगा। तो देखो, सोडियम आयन पे एक धनावेश होगा, पोटेशियम आयन पे भी एक धनावेश होगा, लेकिन बेरियम आयन पे 2 धनावेश होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, क्योंकि 2 धनावेश आवेशों का परिमाण ज़्यादा है, इस कारण बेरियम आयन इसको आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट को ज़्यादा तेज़ी से क्या करेगा? अवक्षेपित करेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, निम्न में कौन प्राकृतिक कोलाइड नहीं है? ठीक है। नेचुरल कोलाइड कौन नहीं है? तो देखो, ब्लड भी नेचुरल कोलाइड के अंतर्गत आता है, शर्करा और NaCl भी आते हैं, लेकिन जो आपका RCOONA मतलब आप जो सोडियम एस्टर आप देख रहे हो, सोडियम एसीटेट, अगर CSR के जगह पे CH3 अगर हम रखते हैं तो ये आपका सोडियम एसीटेट होगा, एक प्रकार का साल्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो RCOONA सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका प्राकृतिक कोलाइड नहीं माना जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि क्या कहलाती है? तो कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि पेप्टाइजेशन से के द्वारा तो कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण होता है, स्कंदन भी नहीं होगा। और इसका ऑप्शन नंबर सी अपोहन, डायलिसिस, इस प्रोसेस के द्वारा कोलाइडल सॉल्यूशनों का हम शोधन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एंजाइम क्या होते हैं? तो आप जान ही रहे हो, एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें दिया है कि निम्न में किन गुणों पर एक आयन की स्कंदन क्षमता निर्भर करती है? तो आयन पर उपस्थित आवेश के परिमाण एवं चिन्ह दोनों पर। ये ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही है, हार्डी-सुलजे नियम के अनुसार। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सरफेस केमिस्ट्री से संबंधित जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में भी इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आप इनको कॉपी पे सभी लोग नोट्स पे लिख भी लेना। ठीक है। और इस प्रकार से सरफेस केमिस्ट्री पूरी तरह समाप्त हो चुका। संबंधित कोई प्रॉब्लम अगर आपके लिए बनती है आप उसको नोट करके शेयर करो, मैं उसका सलूशन आपको ज़रूर उपलब्ध करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।